हेलो स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक शुरू करते हैं बीए फर्स्ट ईयर का वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन यानी वैदिक संस्कृति, वैदिक सभ्यता जो हम आज पढ़ेंगे। वैदिक काल कौन सा है? तो वैदिकों में जो हम बात करते हैं, वेद का जो समय है उसे हम इस सभ्यता का समय मानते हैं। वेदों के काल को ही हम इस सिविलाइजेशन का टाइम मानेंगे। तो मोस्टली जो हमारा वैदिक जो सिविलाइजेशन है उसके जो साक्ष्य हैं या सबूत है वो हमारे मुख्य तौर पे हैं वेद। वेद हमारे हैं चार वेद। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो ये चार प्रमुख वेद हैं जिनके आधार पर हम क्या करते हैं, वैदिक सिविलाइजेशन का अध्ययन करेंगे। तो वैदिक सिविलाइजेशन जो है, आखिरकार जब ये बात की जाती है वैदिक सिविलाइजेशन की, तो वैदिक सिविलाइजेशन किसका है और इसका समय क्या है? तो पहली बात तो वैदिक काल जो है हमारा, भारत का जो वैदिक काल है या वैदिक जो समय है वो क्या माना जाता है? जैसे कि हम बाल गंगाधर तिलक की बात करें तो वो तो 6000 ईसा पूर्व तक का मानते हैं। 6000 ईसा पूर्व तक का मान रहे हैं, वो इतना पुराना मानते हैं। कुछ और लोग हैं जो मानते हैं 1700 ईस्वी के आसपास का क्षेत्र है। परंतु जो सभी लोग जो वैदिक काल का समय मान रहे हैं वो मानते हैं 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व। जो वैदिक काल का समय जो मुख्य तौर पे अभी वर्तमान में माना जाता है वो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय माना जाता है। लगभग 1000 का समय हम वैदिक काल का मानकर चलते हैं कि लगभग 1000 साल तक यह वैदिक सभ्यता रही। तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का समय हम वैदिक काल में गिनते हैं। वैदिक काल जो वेदों का समय है वह भी हम लगभग इसी समय का मानते हैं कि वेद भी इतने ही पुराने होंगे। तो वैदिक साहित्य की रचना भी इस समय हुई और इन साहित्यों में जिन लोगों की चर्चा की गई है वह लोग भी 1500 से 600 ईसा पूर्व के समय वहां पर रहते थे। अब सेकंड क्वेश्चन, डेट का पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन होता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन है? इस सभ्यता के निर्माता कौन है, यानी इस सभ्यता को बनाने वाले कौन है? तो क्योंकि हम वेद पढ़ना जानते हैं, वैदिक साहित्य पढ़ना जानते हैं, तो वेदों के जो लिखने वाले हैं या वेदों के काल में जो लोग निवास कर रहे थे तो उनके लिए एक शब्द प्रयोग में लिया गया है, वो है आर्य। एक शब्द प्रयोग में लिया गया है, उसका नाम है आर्य। अर्थात वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे? आर्य थे। अब यहां पर बात होती है कि आखिरकार आर्य कौन है। जब क्वेश्चन हम बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि आखिर वैदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे, तब इसका जवाब हमें वेदों में मिल जाता है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य थे। तो वैदिक सभ्यता के जब निर्माता आर्य हैं तो आर्य है कौन? अब इन्हीं के ऊपर क्वेश्चन खड़ा हो गया कि आखिरकार आर्य कौन है। तो इसके ऊपर कई बार लघुतरात्मक क्वेश्चन बनता है, कई बार निबंधात्मक भी क्वेश्चन बन जाता है कि आखिरकार आर्य कौन है, आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत को स्पष्ट करें। तो आर्य कौन थे, अब हम इसके ऊपर चर्चा यहां पर करेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन बनता है, आर्य कौन थे, ये हमारा क्वेश्चन बन गया। जब ये क्वेश्चन हमारा बन चुका है तो अब हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार आर्य कौन है। तो पहले हम इस शब्द का अर्थ, आर्य शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका क्योंकि शब्द मिला है हमें, आर्य बार बार में शब्द मिला है, तो आखिरकार आर्य शब्द
का अर्थ क्या होता है, आर्य शब्द के बारे में हम क्या जानते हैं, आर्य शब्द का क्या अर्थ होगा, आर्य शब्द का प्रयोग किन किन अर्थों में किया गया है, आखिरकार क्या ये जाति है या नहीं है, तो इसका अर्थ जानना बहुत आवश्यक है कि आर्य कौन है। तो ऋग्वेद व अन्य वैदिक साहित्यों में आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ प्लस सभ्य व्यक्ति के लिए किया गया, यानी जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिनके गुण श्रेष्ठ हैं, जो व्यक्ति श्रेष्ठ होगा उसको आर्य कहा गया है, और जो व्यक्ति सभ्य होगा, सिविलाइज्ड होगा, उस व्यक्ति को आर्य कहा गया है। तो यह व्यक्ति के गुण है कि वो श्रेष्ठ है। किस चीज में श्रेष्ठ है, उसका बिहेवियर हुआ, उसका कह सकते हो चाल चलन जो हुआ, वो सब बहुत सभ्य व्यक्ति है, एक सिविलाइज्ड पर्सन है। तो अगर वो सिविलाइज्ड पर्सन है तो वो कौन है, आर्य है। तो उस सिविलाइज्ड पर्सन के लिए शब्द प्रयोग में लिया गया है आर्य। तो वह अगर अच्छा व्यक्ति है, बिहेवियर में अच्छा है, सिविलाइज्ड है, यानी सभ्य व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति को आर्य कहा जाता था। अपने से बड़ों को भी आर्य कहा जाता था। तो यह श्रेष्ठता या उच्चता का प्रतीक भी है। तो यहां पर श्रेष्ठ व सभ्य व्यक्ति के लिए आर्य शब्द प्रयोग में लिया गया है। तो यहां पर आर्य शब्द का प्रयोग श्रेष्ठ व सभ्य व्यक्ति, तो यह क्या हुआ, यह व्यक्ति के गुण हैं, न कि जाति। तो आर्य शब्द का प्रयोग जाति के लिए नहीं है, जबकि किस लिए है यह प्रयोग, यह प्रयोग है गुण के लिए, यानी व्यक्ति के गुण के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया। यह कोई जाति सूचक शब्द नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है आर्य। आर्य क्या है, एक ऐसी व्यवस्थित सभ्य लोगों की सभ्यता के लिए प्रयोग में लिया गया, यानी एक ऐसा सभ्य व्यक्तियों का समूह जो कि श्रेष्ठ है, सभ्य है, व्यवस्थित है, उसी समूह ने वैदिक सभ्यता की स्थापना की, और यही वैदिक सभ्यता क्या है, आर्य सभ्यता कहलाती है। आर्य शब्द यहाँ पे श्रेष्ठ व सभ्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिया गया। यह जाति सूचक नहीं है, तो इसको कभी भी कोई जाति ना कहें। यह जाति नहीं है, यह गुण है। ठीक है, तो पहली चीज तो ये क्लियर हो गई कि आखिरकार आर्य कौन है। यह व्यक्ति गुण के लिए है, जाति का इसमें कोई रोल नहीं है। अब बात आती है कि आखिरकार आर्य यानी इनका शाब्दिक अर्थ हो गए, फिर ये कहां से थे। दूसरा क्वेश्चन खड़ा होता है। पहला क्वेश्चन ये हो गया कि कौन थे, तो कौन में तो इनका हमने गुण बता दिया कि आर्य एक जाति सूचक शब्द नहीं है, यह एक गुण सूचक शब्द है। उसके गुणों के आधार पर उसको आर्य कहा जाता था। तो यह कोई कह सकते हैं जाति सूचक शब्द नहीं है। तो कौन में यहाँ पे किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, किसी जाति का नाम नहीं है जिससे हम इसका इंट्रोडक्शन करवा सकें। यह गुण सूचक शब्द है। अब बात आती है ये कहां से थे। तो इस विषय की चर्चा के लिए कई सिद्धांत दिए गए, या मत कह सकते हो। कई सिद्धांत और मत यहां पर हमें प्राप्त होते हैं कि आखिरकार आर्य कहां से थे। तो दूसरा क्वेश्चन जो था उसके सिद्धांत और मत थे कि कहां से थे। तो इसके लिए क्या है कि जो विद्वान हैं या जो इतिहासकार हैं वो एक मत नहीं है, यानी विश्व के इतिहासकार एक मत नहीं है कि वह अपने आप को यह बताएं कि आखिरकार आर्य कहां से थे। तो आर्यों का अभी तक कोई एक कह सकते हो कि बहुमत के तौर पे भी अभी तक कोई साबित नहीं कर पाया कि आखिरकार आर्य कहां से थे। सभी लोग केवल अंदाजा लगा पा रहे हैं। और ये अंदाजा किस आधार पे लगाया गया, आखिरकार ये कहां से थे। तो इसका साक्ष्य क्या है, साक्ष्य है कुछ भौगोलिक प्लस कुछ
साहित्यिक। यानी साहित्यिक कौन से हैं कि साहित्यिक वो है 4 वेद। 4 वेदों में जो बताया गया कि आखिरकार आर्य कहाँ से थे, कैसे दिखते थे, कैसे रहते थे, क्या खाते थे, क्या पीते थे, उस समय की भौगोलिक स्थिति क्या थी, फिर उसके आधार पर कुछ यानी ऐसे स्थान देखे गए जहां पर ऐसी चीजें थी, तो उन आधारों पर आर्यों की उत्पत्ति के बारे में बताया गया कि आखिरकार आर्य कहाँ से है। तो आखिरकार आर्यों ने खुद ही वेदों में ये बताया है कि आखिरकार हम किन जगहों के निवासी थे या यहाँ पर हम रहते थे। तो इनकी चर्चा भी आर्यों ने वेदों में की है। अब तीसरा क्वेश्चन होता है कि आर्य कब आए या इनका समय क्या था। तो मैं समय की चर्चा कर चुका हूं, यह है 1500 से लेके 600 ईसा पूर्व का जो समय है वही आर्य सभ्यता या वैदिक सभ्यता का समय है। इसके लिए और भी डेट काफी दी जाती हैं, परंतु उन डेटों का कोई ज्यादा उपयोग में नहीं है, क्योंकि सभी लोग एक मत स्वीकार करते हैं 1500 से 600 ईसा पूर्व का समय। तो इस प्रकार यह 3 क्वेश्चन हैं जो आर्यों के ऊपर बनते हैं कि पहला तो आर्य कौन थे, यह एक गुण सूचक शब्द है जो श्रेष्ठ और सभ्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लिए जाते हैं। दूसरा एक कहां से थे, इसके लिए कई सिद्धांत प्रचलित हैं, कोई भी विद्वान इसके लिए एक मत नहीं है। यह भारत में कब आए, 1500 से 600 ईसा पूर्व तक का समय जो वैदिक काल का माना जाता है वही समय आर्यों का था। तो यह हमारे जो शुरुआती 3 क्वेश्चन थे वो 3 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। आखिरकार ये 3 क्वेश्चन कौन कौन से थे, पहले तो कहां से थे, कौन है और कब आए। अब हम इसके सिद्धांत पढ़ेंगे। जो कहां से थे ना वो सिद्धांत हम यहां पे पढ़ेंगे। सिद्धांत कह सकते हैं या फिर हम मत कह सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है हमारा कि आर्यों की उत्पत्ति के सिद्धांत या कह सकते हम मत। ठीक है, तो सिद्धांत और मत। तो आखिरकार उत्पत्ति यानी वो उत्पन्न कहां से हुए, ये कहां से आए, इस चीज के लिए 2 सिद्धांत प्रचलित हैं। 2 सिद्धांत प्रचलित है। तो उत्पत्ति के लिए हमें 2 सिद्धांत बताए गए। तो सिद्धांत और उत्पत्ति के लिए पहला बताया गया विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत, यानी विदेश से उत्पत्ति का सिद्धांत पहले दिया जाता है। फिर दूसरा सिद्धांत है भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत। ठीक है, यह 2 टॉपिक चलते हैं हमारे कि विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत और भारतीय उत्पत्ति सिद्धांत। तो अब हम यहां पर चर्चा करेंगे विदेशी उत्पत्ति सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो मैं तो एक बात से, मैं जितने सालों से पढ़ता आया हूं या अब जितने समय से पढ़ाता आ रहा हूं, तो मैंने अपने समय में तो यही देखा है कि कोई भी ऐसी बात नहीं है जो इतिहासकारों ने इस पे ऐसे नहीं कहा कि ये चीज विदेश से आई है। वह सब कुछ विदेशों से ही बताते हैं, चाहे वो भारतीय हो चाहे विदेशी हो। विदेशी तो कहेगा ही बाहर से है, परंतु भारतीय इतिहासकार भी इस चीज को लेकर काफी कुछ बार ऐसे निर्णय लेते हैं कि यह विदेशी ही हो सकती है। वह भारत की ओर इसके लिए यानी एक दृष्टिकोण नहीं रखते कि वह भारत में हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो आर्यों की उत्पत्ति यानी वेद विश्व के सबसे प्राचीनतम साहित्य माने जाते हैं और इनके रचनाकार आर्य हैं। तो इतने उत्कृष्ट सभ्यता और इतने अच्छे साहित्य के जो लोग हैं वो भारत के बाहर से हो सकते हैं, भारत में नहीं हो सकते। अब यह इतिहासकार कैसे कह देते हैं ये हमें समझ में आज तक नहीं आया, परंतु जो उन्होंने सिद्धांत दिया है आज हम उसकी चर्चा करते हैं कि आखिरकार आर्यों की उत्पत्ति भारत के बाहर से कैसे हो रही है। तो पहला जो सबसे प्रसिद्ध मत दिया है मध्य एशिया।
यानी मध्य एशिया से आर्य आए, यह सिद्धांत किसने दिया? बहुत फेमस इतिहासकार है, मैक्स मूलर। मैक्स मूलर है, मध्य एशिया से उत्पत्ति का सिद्धांत देते हैं कि आर्य भारत से नहीं थे, यह मध्य एशिया से चलकर यहां आए और यहां पर उन्होंने सभ्यता का निर्माण किया। जितने भी मैं कुछ विदेशी इतिहासकार आपको बताऊंगा, अचंभे की बात तो यहां पर है कि इनमें से तो बहुत अधिक लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि भारत का परिवेश कैसा है, भारत कैसा दिखाई देता है। उन्होंने कभी भारत को देखा भी नहीं था, तो उन्होंने फिर भी भारत के बारे में लिखा है। जैसे कि हम इतिहासकार हेरोडोटस की बात करें, हेरोडोटस यहां पे कहते हैं कि इतिहास का जनक, इतिहास विषय का जनक हेरोडोटस, वह अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में लिखता है कि भारत के लोगों के कान ना हाथी जितने बड़े हैं। भारत के लोगों के कान हाथी जितने बड़े हैं। मेरे इतने बड़े तो नहीं है, परंतु कहते हैं वो लोग, परंतु फिर भी हम उसे इतिहास का जनक मानते हैं और उसके लिखे हुए इतिहास को हम वैज्ञानिक और मानते हैं, जो कि यह स्पष्ट रूप से कभी हो ही नहीं सकता। परंतु फिर भी मध्य एशिया से आर्यों की उत्पत्ति हुई, यह सिद्धांत किसने दिया? मैक्स मूलर ने। अंदाजा क्या लगाया कि ऋग्वेद में कहते हैं कि वहां पर हरी हरी बड़ी बड़ी घासें थी, घास थी वहां पर, और वहां पर जलवायु यानी लगभग सिमिलर रहती थी। तो ऐसी जलवायु वहां पर मध्य एशिया में मिलती है, अर्थात मध्य एशिया से आर्य चलकर कहां आए? भारत आए। अब दूसरा सिद्धांत जो फेमस है, जो कि है हंगरी। हंगरी में कहां है? डेन्यूब नदी घाटी। हंगरी या डेन्यूब नदी घाटी से आर्य भारत आए, ये मत दिया है गाइल्स ने। गाइल्स ने ये मत दिया है। उसने ये कहा है कि है ना, जैसे कि इन्होंने कहा है कि बहुत उपजाऊ भूमि थी, बड़ी बड़ी घास पाई जाती थी, आसपास पर्वतीय इलाके थे, बड़े बड़े पर्वत थे, और यहाँ पर जो लोग रहते थे वो गोरे थे, उनका रंग यानी गोरा था। तो ये सब चीजें है ना हंगरी की डेन्यूब नदी घाटी के लोगों में दिखाई देती है, और यहाँ का जो भौगोलिक परिवेश है ना वो भी उनसे मिलता जुलता है। परंतु ये भूल जाते हैं कि यहाँ पर भारत में भी घास के मैदान हैं, भारत में भी हिमालय जैसी पर्वत श्रृंखला है जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला मानी जाती है, और इतने उच्च माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन जैसी ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं हैं, इतने बड़े बड़े ऊंच चोटी के हैं। तो इनको आखिरकार ये बात क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि आखिरकार वहां पे पर्वत है, यहाँ पर नहीं थे। हमारे नदियां थी यहाँ पे, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, इतनी विशाल नदियां थी। इतनी विशाल नदियां तो यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर जितने बड़े बड़े घास के मैदान है, इतना बड़ा क्षेत्र है जिसे भारत उपमहाद्वीप कहते हैं, उसके बजाय आर्य कहाँ जाकर बसेंगे? हंगरी। तो हंगरी से आर्य नहीं आए हैं, यह तर्क यानी विद्वानों ने अस्वीकार कर दिया है। क्यों? क्योंकि केवल घास के मैदान, पहाड़ों से, नदियों से आप ये नहीं बता सकते कि ये वहां से हैं। जबकि देखा जाए तो वेदों में तो यमुना तक का वर्णन किया गया है, यमुना नदी का भी उल्लेख किया गया है, वो तो भारत में है। गंगा का उल्लेख किया गया है, सिंधु नदी का उल्लेख किया गया है, सरस्वती नदी का उल्लेख किया गया है। तो क्या ये हंगरी में थी? और ये तो शायद हंगरी की डेन्यूब नदी घाटी से भी बड़ी थी। परंतु यह साबित नहीं हो सकता कि आखिरकार इन्हीं क्षेत्रों से किसी प्रकार से हमारा नाता रहा हो। अब इसके बाद में हम तीसरा जो मत है वो देते हैं। वो तीसरा मत प्रमुख है कि उत्तरी ध्रुव, यह दिया है पंडित बाल गंगाधर तिलक।
पंडित बाल गंगाधर तिलक ने यह कहा कि आर्य जो हैं वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। आर्य की उत्पत्ति कहां से हुई है? उत्तरी ध्रुव से हुई है। ये किसने कहा है? पंडित बाल गंगाधर तिलक ने ये बात कही है। किसने कहा है? द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यास। द आर्कटिक होम ऑफ द आर्यास नामक पुस्तक है जिसमें ये बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव आर्यों का मूल स्थान है। उन्होंने तर्क क्या दिया इसके पीछे? तर्क ये दिया है कि ना, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है कि वहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात थी। ऐसे क्षेत्र में आर्य रहते थे। तो ऐसी व्यवस्था ना उत्तरी ध्रुव में है, न कि और कहीं है। तो केवल इस श्लोक के आधार पर उन्होंने ये वर्णन कर दिया कि आखिरकार आर्यों की उत्पत्ति उत्तरी ध्रुव से हुई है। फिर हम आते हैं अगला मत। अब उत्तरी ध्रुव हो गया, तो अब हम उधर ही आसपास के इलाके में चल लेते हैं वापस। दक्षिणी रूस। भारत तो बोलेंगे ही नहीं ये लोग, अभी तो बहुत से मत हैं विदेशों के। तो दक्षिणी रूस, तो इसके लिए मेयर और पीक, ये दो इतिहासकार हैं जिन्होंने ये बात बोली कि आखिरकार जो आर्यों की उत्पत्ति है वो दक्षिणी रूस से हुई है। दक्षिणी रूप से कैसे हुई है? क्योंकि यहां पर यानी घास के मैदान हैं। जलवायु के आधार पर उन्होंने कहा कि आखिरकार दक्षिणी रूस में आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। फिर इसके बाद में हम अगला पॉइंट करते हैं, पामीर का पठार। पामीर के पठार में मोस्टली बैक्ट्रिया प्रदेश बोला गया है। बैक्ट्रिया प्रदेश जो बताया गया यूरोपीय क्षेत्र है, बैक्ट्रिया को बताया गया है। तो यह यानी यह जो क्षेत्र बताया है ये एडवर्ड मेयर ने बताया है। एडवर्ड मेयर ने यह कहा है कि पामीर के पठार के आसपास का बैक्ट्रिया जो क्षेत्र है वो ही क्षेत्र आर्यों की उत्पत्ति का सिद्ध यानी प्रमुख क्षेत्र रहा। अब इसमें वो बैक्ट्रिया प्रदेश नहीं बताते, एक रोड्स लैंड भी कहते हैं उसे, रोड्स लैंड भी उस क्षेत्र को कहा जाता है, उसके आसपास के क्षेत्र को। तो ये बताते हैं कि आखिरकार यही क्षेत्र हो सकता है जहां से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो यह कहा जाता है। अब होता है अगला छठा जो सिद्धांत दिया गया वो है जर्मनी। यही बाकी रह गया था। तो जर्मनी में बोला गया है स्कैंडिनेविया। कैनेडिविया जो प्रदेश है वहां से यानी आर्यों की उत्पत्ति हुई है। जर्मनी में स्कैंडिनेविया से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। तो इसके लिए जो इतिहासकार हैं उनका नाम है पेनका और हर्ट। पेनका और हर्ट जर्मनी के स्कैंडिनेविया को आर्यों की उत्पत्ति का स्थल बताते हैं पेनका और हर्ट। तो हम चर्चा करते हैं। पहली बात, मध्य एशिया। मध्य एशिया आर्यों की उत्पत्ति किसने बताई है? मैक्स मुलर ने बताई है। पहला पॉइंट मैक्स मुलर का दिया हुआ है, मध्य एशिया सबसे पुराना है ये। तो इसमें ये बात की जाती है, क्या कही जाती है कि जलवायु, वहां के घास के मैदान, वहां के परिवेश के आधार पर कहा कि आखिरकार मध्य एशिया से आर्य आए थे, परंतु यह मत अस्वीकार कर दिया गया। अब दूसरा मत है हंगरी की डैन्यूब नदी घाटी। हंगरी जो यूरोप में है उसकी डैन्यूब नदी घाटी से आर्य उत्पन्न हुए। क्यों? क्योंकि आसपास घास का मैदान, नदी घाटी क्षेत्र
और वहाँ के जलवायु के आधार पर और वहाँ के कुछ लोगों के शारीरिक गठन के आधार पर ये बात कही गई कि आखिरकार यहाँ से आर्य उत्पन्न हुए हैं। तो वहाँ के लोग गोरे दिखते हैं तो शायद, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। यह भी मत अस्वीकृत कर दिया गया है, इस मत का मना कर दिया गया है कि आखिरकार ऐसा कुछ नहीं था। तो गायस का हंगरी का डैन्यूब नदी घाटी का मत भी खंडित हो चुका है। अब पंडित बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि उत्तरी ध्रुव से आर्य आए थे। तो उन्होंने बर्फीली क्षेत्र 6 महीने दिन 6 महीने रात ऐसा क्षेत्र केवल उत्तरी ध्रुव में है, इसलिए उन्होंने ये बात कही, परंतु यह मत भी स्वीकार नहीं किया जाता है। अब आती है दक्षिणी रूस की बात। तो मेयर और पीक महोदय, मेयर और पीक ये 2 इतिहासकार हैं। इन दोनों इतिहासकारों ने बोला कि दक्षिणी रूस में जो घास के मैदान हैं, उन घास के मैदानों में प्लस वहां पर जो यानी जिस तरह की जलवायु है, जिस तरह के आसपास का पठारी या पहाड़ी क्षेत्र है, उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि आखिरकार यहाँ पर किस तरह की व्यवस्था रही होगी। तो दक्षिणी रूस को बताया जाता है, परंतु यह मत भी अस्वीकार कर दिया गया है। इस पर भी एक मत नहीं है। अब पामीर का पठार जिसमें बैक्ट्रिया प्रदेश और रोड्सलैंड ये बताया गया, एडवर्ड मेयर ने बोला ये बात, परंतु इनका मत भी अस्वीकार कर दिया गया है। और इसके पीछे तर्क देते हैं कि विश्व की सभी जातियां ना सारी की सारी पामीर के पठार से निकली है। इनका यह भी तर्क है, परंतु ये स्वीकार नहीं किया गया है अभी तक। फिर जर्मनी में स्कैंडिनेविया जो क्षेत्र है वहां से आर्यों की उत्पत्ति हुई है और फिर वो भारत आए और विश्व के अन्य क्षेत्रों में गए। यह तर्क पेनका और हर्ट ने दिया था। पेनका और हर्ट ने ये बात कही थी। अब इनके पीछे तर्क ये देते हैं कि जिस तरह के शारीरिक गठन आर्यों का था वैसा जर्मनी के लोगों का है। जर्मनी के लोग आज भी अपने आप को आर्यों की संतान मानते हैं। जर्मनी के लोग आज भी अपने आप को आर्य कहते हैं। जिस तरह से भारत के लोग कहते हैं अपने आप के आर्य, उसी प्रकार से जर्मनी के लोग भी अपने आप को आर्य कहते हैं। फिर बात होती है कि आखिरकार जर्मनी के लोग तो अपने आप को आर्य कह रहे हैं, परंतु फिर दूसरी बात हुई कि आखिरकार भौगोलिक पृष्ठभूमि भी जर्मनी की काफी कुछ सेम है। जलवायु जिस तरह की बताई गई, ऋग्वेदिक में काल में, उत्तर वैदिक काल में जिस तरह के जो साहित्य लिखे गए, उन साहित्यों में जो जलवायु का वर्णन है वो जर्मनी में देखा जाता है। प्लस जिस तरह के कहा जाता है कि कुछ लाल कलर के बाल होते हैं, तो वो भी इस तरह के लाल भूरे ऐसे कुछ कलर के बाल होते हैं। तो उन बालों के लिए भी कहा गया कि जर्मनी के लोगों के भूरे बाल होते हैं, उनके लगभग कुछ लोगों के लाल बाल भी हैं। तो जर्मनी के क्षेत्र के लोग आखिरकार आर्य हैं और यहीं से विश्व के अन्य क्षेत्रों में आर्य गए। तो यह तर्क भी दिया जाता है, परंतु यह तर्क स्वीकार नहीं किया गया है अभी तक। तो इस प्रकार यह हम कह सकते हैं विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करते हैं भारत की। अब भारत की बात करते हैं। अब भारत की बात करते हुए तो हमें सच में हमें कुछ तो गौरव ही होना चाहिए कि आखिरकार हम भारतीय हैं और भारत के बारे में भी ये बात कहने वाले भारतीय हैं। तो पहला जो तर्क दिया, पहला जो वर्णन किया, वो कहा गया ब्रह्म ऋषि प्रदेश। ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो था वह आर्यों की उत्पत्ति का प्रमुख स्थल है। अब ये ब्रह्म ऋषि प्रदेश कौन सा है? ये सिंधु और गंगा के बीच का क्षेत्र बताया गया है। मुख्यतः सिंधु और गंगा के आसपास का क्षेत्र बताया गया है। और यह तर्क किसने दिया? गंगानाथ झा ने। अब मुझे तर्क स्पष्ट करने की ज्यादा आवश्यकता है भी नहीं। जब ब्रह्म ऋषि प्रदेश की बात कर चुके हैं तो उसमें स्वयं ऋग्वेद में ये बात कही गई है, गंगा की बात कही गई है, सिंधु की बात करी गई है, सरस्वती नदी की बात कही गई है, यहाँ की जलवायु बताई गई है, हिमालय के मुजवंत पहाड़ी की उल्लेख किया गया है जहाँ पे सोमलता प्राप्त होती थी। तो जितना कुछ वर्णन था उस क्षेत्र में ब्रह्म ऋषि प्रदेश आता है। तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो है वह आर्यों का उत्पत्ति स्थल गंगानाथ झा ने बताया था। पंडित गंगानाथ झा थे जिन्होंने ये बात बोली कि ब्रह्म ऋषि प्रदेश से ही आर्यों की उत्पत्ति हुई है। इसके पीछे उन्होंने यहाँ का कह सकते हो भौगोलिक
उल्लेख भी किया है, प्लस यहाँ के लोगों का जो शारीरिक गठन है उसका भी उल्लेख इन्होंने किया है। फिर आगे कहते हैं दूसरा जो सिद्धांत है वो दिया गया है मुल्तान या देवी का क्षेत्र। ये कहाँ है देवी का क्षेत्र? मुल्तान और देवी का क्षेत्र ये पाकिस्तान में स्थित है। और इसके लिए किसने ये बात कही है? ये D.S. त्रिवेदी हैं। D.S. त्रिवेदी ने यह सिद्धांत दिया है कि मुल्तान और देवी का क्षेत्र से आर्यों की उत्पत्ति हुई है। जो पहाड़ी क्षेत्र है, जिस तरह की जलवायु है, उस आधार पर इन्होंने ये बात कही है। और फिर उन्होंने ये बात कही है मुल्तान के आसपास के क्षेत्र में कुछ जनजातियां पहले से रह रही थी, शायद उनका ही विकास होकर आगे जाके आर्य बन गए हों। तो यह अब तीसरा सिद्धांत दिया गया है कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र। तो LD कल्ला थे, उन्होंने ये बात कही है कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र की। तो जहाँ पर ऋग्वेद में ये बात मिलती है कि आखिरकार 6 महीने दिन 6 महीने रात, तो हम देखेंगे कि हिमालय की उच्च पहाड़ियाँ जो होती हैं, ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखला, वहाँ पर भी ठंडा क्षेत्र है। वहाँ पे स्पष्ट रूप से यानी प्रकाश और ये नहीं उपलब्ध हो पाता, वो क्षेत्र हो सकता है। साथ में ही ये बात की गई कि ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियों में हमें वहाँ पर यानी मुजवंत पहाड़ी है जहाँ से सोमलता प्राप्त होती है, तो ये हिमालय क्षेत्र में स्थित है। हिमाचल क्षेत्र के यानी वहाँ पे घास के क्षेत्र भी हैं, मरुस्थल भी है, उपजाऊ क्षेत्र भी है, नदियों का क्षेत्र भी है। तो इन क्षेत्रों के कारण ये बात कहेगी LD कल्ला ने कि आखिरकार कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र से क्या है, हमें यह साक्ष्य मिलता है कि आखिरकार भारत में आर्य की उत्पत्ति हुई थी। तो अब चौथा जो सिद्धांत है वो है मध्य क्षेत्र या प्रदेश। मध्य क्षेत्र या प्रदेश, यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है। यह सिद्धांत दिया है राजबल्ली पांडे। डॉक्टर राजबल्ली पांडे ने यह सिद्धांत दिया है मध्य क्षेत्र और मध्य प्रदेश का। यह मध्य प्रदेश नहीं है, यह उत्तर प्रदेश का ही इलाका है, उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है जहां पर यह बात की गई कि आखिरकार वहां से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। और इसके अलावा और भी कुछ अन्य इतिहासकार हैं जिन्होंने अलग अलग मत दिए हैं, परंतु उनके इतने उपयोगी नहीं है। परंतु भारत के लिए 4 प्रमुख इतिहासकार हैं जिन्होंने बात कही कि आखिरकार भारत से ही आर्यों की उत्पत्ति हुई है। तो मध्य क्षेत्र मध्य प्रदेश, ये डॉक्टर राजबल्ली पांडे कहते हैं। राजबल्ली पांडे इसलिए भी उपयोगी व्यक्ति क्योंकि इन्होंने ऋग्वैदिक काल पर काफ़ी ज़्यादा यानी अध्ययन किया है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में यह वाइस चांसलर रहे, वहाँ के VC रहे और बहुत बड़े इतिहासकार हैं ये। तो ब्रह्म ऋषि प्रदेश के बारे में कहते हैं गंगानाथ झा। किस आधार पर ब्रह्म ऋषि प्रदेश कहा गया? ब्रह्म ऋषि प्रदेश जो मत दिया गया वो इस मत आधार पर दिया गया कि आखिरकार जो ब्रह्म ऋषि प्रदेश है, सिंधु, सतलज, जो सरस्वती नदी है, गंगा नदी है, इनके बीच का जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सबसे पवित्र नदियां हैं। यहाँ पर साधु सन्यासियों की नगरी है, यहाँ पर लोग यानी धर्म से जुड़े हुए लोग रहते थे। यहाँ पर ये सभी वैदिक साहित्य की रचना हुई है। तो शायद यहीं से ही आर्य की उत्पत्ति हुई होगी, यही आर्य केंद्र बना और यहीं पर आर्य की उत्पत्ति हुई होगी। तो ऐसा मत यहाँ पर दिया जाता है। DS त्रिवेदी ये बात बोलते हैं कि आखिरकार कुछ जनजातियां आसपास में रहती थी, इसलिए शायद ये जनजातियां विकसित होकर आगे जाकर सिंधु नदी के तट पर रहने लग गई और वहां पर इन्होंने ऋग्वेद का रचना की और आगे बढ़कर यह गंगा नदी के तक पहुंची तो उन्होंने उत्तर वैदिक साहित्य की रचना की। तो ऐसे ये तर्क दिया जाता है। फिर होता है कि कश्मीर और हिमाचल क्षेत्र, तो इसके लिए वैदिक साहित्य का प्रयोग किया जाता है कि वेदों में जिस प्रकार का कुछ भौगोलिक वर्णन मिलता है वह सारा का सारा यानी इन क्षेत्रों से मिलता है। और हिमालय की मुजवंत पहाड़ी का तो स्पष्ट उल्लेख मिल रहा है
और जिन नदियों का उल्लेख मिल रहा है वो सारी हिमालय से निकल रही हैं। तो आखिरकार ये सारी हिमालय से जुड़ी हुई नदियां हैं, हिमालय का क्षेत्र उल्लेख हो रहा है, तो आखिरकार यहीं से आर्यों की उत्पत्ति हुई थी। फिर अगला पॉइंट दिया मध्य क्षेत्र, मध्य प्रदेश। तो यह उत्तर प्रदेश का क्षेत्र का उल्लेख किया है। डॉक्टर राजवल्लभ पांडे ने इस क्षेत्र का उल्लेख किया कि आखिरकार इस क्षेत्र से ही आर्यों की उत्पत्ति हुई थी, क्योंकि यहाँ पर आज भी सभ्यता का केंद्र बना हुआ है और पूर्व में भी शायद ये सभ्यता का केंद्र बना रहा था। तो इस प्रकार भारत के संदर्भ में यह इतिहासकार हैं और विदेश के संबंध में यह इतिहासकार है। तो इस प्रकार यह आर्यों की उत्पत्ति के जो सिद्धांत दिए गए हैं वो सभी सिद्धांत कंप्लीट हो जाते हैं। स्थानीय उत्पत्ति भी कंप्लीट हो चुका है, विदेशी उत्पत्ति भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो इस प्रकार हमने सभी कह सकते हो कि सारे के सारे जो साहित्य हैं उन साहित्यों के आधार पर हमने जितने भी मत थे उन मतों का अध्ययन कर लिया है, चाहे वो विदेशी हो चाहे स्थानीय हो। आखिरकार इनके आधार पर हम आर्यों की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कब हुई, कैसे हुई, उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब आर्यों की उत्पत्ति की चर्चा हम कर चुके हैं, परंतु आज तक कोई भी एक मत स्वीकार नहीं किया गया है कि आर्यों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। परंतु आर्यों के लिए बहुत सी चीज़ें हमें लिखी हुई प्राप्त होती हैं कि आर्य श्रेष्ठ हैं, आर्यों ने बहुत सी सभ्य समाज का निर्माण किया, आर्यों का जो यानी जो कार्य करने का तरीका था वो श्रेष्ठ था, आसपास में उनकी बड़ी चर्चा मिलती है। तो ये सारी चर्चाएं अलग बात है और वास्तविक रूप में इनका क्या था वो अलग बात है। वेद में तो आर्यों के बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। तो अब हम अगले पॉइंट पे आते हैं, आखिरकार वैदिक काल। तो वैदिक काल में इसके निर्माता आर्य हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। कब से कब तक वैदिक काल रहा है ये भी हम पढ़ चुके हैं। अब वैदिक काल क्या है? वैदिक काल यानी वैदिक काल के अगर हम कहें तो वैदिक काल के साक्ष्य क्या है या सबूत क्या है? वैदिक काल के साक्ष्य क्या है? तो पहली बात, पहले तो है वेद, ठीक है, पहला तो है वेद। वेद कितने हैं? चार वेद हैं। कौन कौन से हैं? 4 वेद हैं हमारे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। दूसरा हमारा आगे आता है, वो जो चर्चा हमारे यहाँ पे मिलती है वो है ब्राह्मण। ठीक है, दूसरे जो ग्रंथ है वो ब्राह्मण ग्रंथ है। तो वेदों के बाद में जो ग्रंथ लिखे गए उनको हम बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये वेदों को ही स्पष्ट करने के लिए लिखे गए। तो ये बात क्या है कि वेद एक बहुत बड़ा साहित्य है। सभी वेद हैं, 4 वेद जो है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, ये चारों वेद हैं। तो इन चारों के लिए अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। अब ये ब्राह्मण ग्रंथ क्या होते हैं मैं आपको ये समझा देता हूं कि जो वेद होता है तो उसमें देवताओं की स्तुति की गई है, अलग अलग देवताओं का पाठ किया गया है, अलग अलग देवताओं की स्तुति की गई है। अब होता यह है कि उसमें तो उस देवता का उल्लेख किया गया है, परंतु उसको खुश करने के लिए जो यज्ञ किया जाता था तो उस यज्ञ को कैसे किया जाए इसका वर्णन ब्राह्मण ग्रंथों में है। यानी यह क्या है? एक कर्मकांड ग्रंथ है जिसपे यह वर्णन है कि अगर आप ऋग्वेद में किसी एक देव यानी इंद्र देवता की स्तुति है, 250 से ऊपर सूक्त हैं, उसके 250 से ऊपर उनके श्लोक हैं। तो अब क्या किया? 250 से ज्यादा बार उल्लेख है। अब हमें इंद्र के लिए यज्ञ करना है, तो अब किस प्रकार यज्ञ किया जाए? तो श्लोक तो वहां है, पर यहाँ पे तरीका बताया गया कि आखिरकार कैसे आप यज्ञ करेंगे, किस प्रकार से करेंगे, यज्ञ वेद कैसे होगी। तो ब्राह्मण ग्रंथों में इस चीज का वर्णन मिलता है। ठीक है, तीसरे जो हैं वो कहलाते हैं आरण्यक। आरण्यक बना है अरण्य, है ना, ये बना है अरण्य से। ठीक है, तो आरण्यक बना है अरण्य से। अरण्य मतलब होता है वन,
वन से बना है। तो इन वेदों, इनकी रचना कहाँ की गई है? वनों में की गई है। और यह भी वेदों के लिए ही लिखे गए हैं। आरण्य क्या है? वन में लिखे गए। वन में किस चीज में लिखे गए? वेदों में जिनका उल्लेख है, आखिरकार वेदों में जो ज्ञान है उसके ऊपर जो मनन किया गया, उसका उल्लेख आरण्य ग्रंथों में हमें मिलता है। फिर इसके बाद में है उपनिषद। फिर अगला क्या है? उपनिषद। तो आखिरकार उपनिषद क्या है? उपनि प्लस सद। उप मतलब यानी गुरु के समीप जाकर बैठे हैं, यानी पास में बैठ रहे हैं, गुरु के पास में जाकर बैठे हैं। और जो आपकी ज्ञान है, जो ज्ञान है वो प्राप्त करें। तो यह क्या है? गूढ़ रहस्यों पर किताब है। गूढ़ रहस्यों पर जो लिखा गया ज्ञान है वो उपनिषद है। अरण्य वनों में वेदों पर अध्ययन किया गया, उपनिषद में उससे भी अधिक गूढ़ बातों पर अध्ययन किया गया और उनकी रचना की गई। तो टोटल बताया जाता है कि लगभग 108 उपनिषद हैं। 108 उपनिषद बताते हैं, जिनमें देखो मैं आपको कुछ ब्राह्मण ग्रंथों का भी नाम बता दूं और ये लगभग सेम है सभी में। जैसे मैं आपको उपनिषद ही बताऊं, ईश, केन, कठ, मुंडुक, मांडुक्य, ऐत्र, तैत्र, छांदोग्य, बृहदारण्य, कौशितकी, ये प्रमुख उपनिषद हैं हमारे। तो देखो जैसे मैं कुछ नाम आपको यहाँ बताता हूँ, ईश, केन, कठ, मंडुक, मांडुक्य, ऐत्र, तैत्र, छांदोग्य, बृहदारण्य, कौशितकी, प्रश्न, ये प्रमुख हमारे उपनिषद हैं जो रहे हैं। इस पे कई बार न्यू टाइप का क्वेश्चन भी बन जाता है। जैसे आरण्यक है तो ये बृहदारण्य भी बृहदारण्यक है, ऐत्रेय भी आरण्य ग्रंथ है, कौशितकी भी आरण्य ग्रंथ है, ब्राह्मण ग्रंथ है तो उनमें भी ऐत्रेय भी ब्राह्मण ग्रंथ है इस नाम से भी, यानी ये लगभग नाम तो सेम है, चीजें अलग हैं उनकी। फिर उपनिषद लिखे जा चुके हैं, तो उपनिषद के बाद में लिखे गए वेदांग, यानी वेदों के अंग। उपनिषद को वेदांत बोलते हैं। और ये वेदांग क्या है? जैसे शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ये सब हैं वेदांग। ये टोटल कितने हैं? 6। ठीक है। वेदांग के बाद में क्या लिखे गए? पुराण, पुराने आख्यान। टोटल कितने हैं पुराण? 18 पुराण। जैसे मत्स्य पुराण, विष्णु पुराण, भविष्य पुराण, वायु पुराण, ये सब है प्रमुख पुराण है। 18 पुराण है। फिर 7वां इसके बाद में क्या लिखा गया? पुराणों के बाद में जो लिखे गए वो ग्रंथ क्या कहलाते हैं? महाकाव्य। महाकाव्य। महाकाव्य कौन है? 2 हैं, रामायण और महाभारत। फिर इसके बाद में 8वें जो साहित्य लिखे गए वो कहलाते हैं सूत्र साहित्य। सूत्र साहित्य हैं। तो यह सूत्र साहित्य कितने हैं? 3 हैं। 3 सूत्र साहित्य हैं, धर्म सूत्र, गृह सूत्र और श्रोत सूत्र। तो धर्म सूत्र में धर्म की चर्चा है, श्रोत सूत्र में यज्ञ की जो क्या कह सकते हो कि यज्ञ वेदी कैसे बनाई जाती है, यज्ञ से जुड़ी हुई चीजों के बारे में जानकारी श्रोत सूत्र में है। और फिर गृह सूत्र में गृहस्थी से जुड़ी हुई चीजों की चर्चा हमें मिलती है। फिर श्रोत साहित्य से ही हमारे बना आगे जाके स्मृति साहित्य। इसके बाद में स्मृतियां लिखी जाए, मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, नारद स्मृति, कात्यायनी स्मृति, ये प्रमुख स्मृतियां इसके बाद में लिखी गई है। तो सबसे पहले लिखे गए वेद, वेद के बाद में लिखे गए ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में लिखे गए आरण्यक, आरण्यक के बाद में उपनिषद, उपनिषद के बाद में वेदांग, पुराण, महाकाव्य, सूत्र और स्मृति साहित्य। तो यह सब के सब हमारे साक्ष्य हैं जो हमें वैदिक काल के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। परंतु देखा जाए स्मृति साहित्य है तो स्मृति तो मौर्य काल में लिखी गई, पहली स्मृति मौर्य काल के बाद में लिखी गई। यानी जैसे मनुस्मृति की चर्चा करें, मनुस्मृति सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है, तो वो शुंग काल में लिखी गई। जैसे पुष्यमित्र शुंग है, अग्निमित्र है, उनके समय ये स्मृति लिखी गई मनुस्मृति। तो आखिरकार परंतु इसमें क्या है, ये कुछ चीज़ों का वर्णन है जो वैदिक काल का है। अब हम डिस्कस करते हैं आखिरकार वैदिक काल के साक्ष्य हमारे हो गए कि ये चीज़ें वैदिक काल से जुड़ी हुई हैं।
तो अब वैदिक काल के बाद में अब और चीजें हैं कि आखिरकार वैदिक काल में आगे क्या है। तो वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया। पहला है ऋग्वैदिक काल, दूसरा कौन सा है, उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अब ये दो काल क्यों बांटे गए हैं? तो ऋग्वैदिक काल का जो समय माना जाता है वो 1500 से लगभग 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का समय माना जाता है। तो 1500 से 1000 ईसा पूर्व तक का समय है ऋग्वैदिक काल का, और उत्तर वैदिक काल का है 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का। अब इसका जो साक्ष्य है, इसका जो सबूत है, ऋग्वैदिक काल का जो वर्णन मिलता है वो केवल और केवल क्या है, ऋग्वेद से मिलता है। ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का जो साक्ष्य है ये कहां से मिलता है? 3 वेद हैं। ठीक है। 3 वेद कौन कौन से हैं? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। 3 वेद से लेकर कहां तक है? पुराण, महाकाव्य, यहां तक का इसमें ले सकते हैं। धर्मसूत्र है, जो हमारे सूत्र साहित्य लिखे गए हैं वो भी इसके अंदर आ जाएंगे, पुराण भी आ जाएंगे, महाकाव्य भी आ जाएंगे इसके अंदर, उपनिषद भी आएंगे, आपके आरण्यक भी आएंगे, ब्राह्मण ग्रंथ भी आएंगे। तो वे 3 वेदों से लेकर जो इसके बाद तक का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो उत्तर वैदिक काल में आता है। तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 3 वेद। फिर इसके बाद में उपनिषद, ब्राह्मण, आरण्यक, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद में पुराण, वेदांग और महाकाव्य, फिर सूत्र साहित्य और स्मृतियां, ये सारी की सारी हमारे उत्तर वैदिक काल में आते हैं। यह उत्तर वैदिक काल का हमारा साक्ष्य कंप्लीट होता है। तो उत्तर वैदिक काल में हमारा इतना कुछ हमने पढ़ना है। ठीक है। तो आज हम इसका विभाजन कर चुके हैं आखिरकार कि किस प्रकार से कितना ये विभाजन है। ठीक है। तो वैदिक काल का जो विभाजन है हमने कर दिया है कि आखिरकार इतना विभाजन है। वैदिक काल में हम इतना कुछ पढ़ेंगे, हम पूरा पूरा अध्ययन हमें ये करना है। तो अब हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल। तो ऋग्वैदिक काल में हम जो पहली चीज के बारे में चर्चा करेंगे, यानी मैं आपको बताता जाता हूं। पहली बात तो हम चर्चा करेंगे ऋग्वेद, कि आखिरकार इसका जो साहित्य है ऋग्वेद वो क्या है, वो हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे खास तौर से। फिर इसका हम विभाजन करेंगे। किसका? पहले तो हम इसका ऋग्वैदिक काल का क्या पढ़ेंगे? समाज, अर्थ, राजनीति। राजनीति के बाद में हम क्या पढ़ेंगे? धर्म। ठीक है। तो यह 4 चीजों का अध्ययन हम यहाँ करेंगे कि ऋग्वेद में पहले हम ऋग्वेदिक यानी जो ऋग्वेद ग्रंथ है वो कैसा है उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उस समय ऋग्वेदिक काल का समाज कैसा था, ऋग्वेदिक काल की अर्थव्यवस्था किस प्रकार से थी, ऋग्वेदिक काल की राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से थी, और ऋग्वेदिक काल का धर्म कैसा था, वो सारा अध्ययन हम ऋग्वेदिक काल का करेंगे। जब क्वेश्चन बनता है तो किसी भी 2 चीजों पे बन सकता है, यानी ऋग्वेदिक काल के समाज और धर्म के बारे में पूछ सकते हैं, धर्म और राजनीति के बारे में पूछ सकते हैं, अर्थव्यवस्था और समाज के बारे में पूछ सकते हैं। किन्हीं 2 बिंदुओं को लेकर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें से हमारे लगभग हम 2 लॉन्ग क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऋग्वेदिक काल का समाज किस प्रकार से था, धर्म, अर्थ और राजनीति कैसी थी। तो यह हमारे प्रमुख टॉपिक है ऋग्वेदिक काल के। तो
अब हम जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम डिस्कस करेंगे कि आखिरकार ऋग्वैदिक काल किस प्रकार का था। तो अब हमारा ये टॉपिक ऋग्वैदिक काल का भी एंड करते हैं।